तो आज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से होता है। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है वो दोस्तों हम आधुनिक इतिहास के सबसे प्रथम विषय में यूरोपीय कंपनियों के बारे में जानेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और किन परिस्थितियों में ये कंपनियां भारत आई थी। तो इसके पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे जो पहला पढ़ना है वो भारत और यूरोप की परिस्थितियां क्या थी और भारत और यूरोपीय देशों के व्यापार में रुकावटों का क्या कारण थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोपियों द्वारा नई भौगोलिक खोजों की शुरुआत। उसके बाद देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब खोज होगी तो कंपनी का फिर आगमन होगा। फिर आगमन होगा तो उसका एक समय पीरियड होगा कि कंपनी आया तो किस समय में कौन सी कंपनी यूरोपीय आया। उसके बाद देखेंगे जब कंपनी आएगा तो उसके बाद स्थापना होगा तो उसके बारे में देखेंगे। और जब कंपनी स्थापना होगा तो कहीं न कहीं स्थान पर होगा और होगा तो कहीं न कहीं जिस स्थान पर होगा वहाँ का वह प्रथम फैक्ट्री होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे जो कंपनी सबसे पहले आती है उसका नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। जब कंपनी आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद पुर्तगाल से भारत में वाइसराय आता है। उसके बारे में देखेंगे। जो वाइसराय आता है उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो प्रथम वाइसराय आया था 1505 से 1509। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गवर्नर और वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के बारे में, जो 1505 से 1515 तक मतलब शासन किया था, वाइसराय के रूप में आया था। उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो वाइसराय आया था पुर्तगाली वाइसराय निन्नो डी कुन्हा, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद चौथा में देखेंगे कि पुर्तगाली कंपनी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में देखेंगे। पुर्तगालियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद छोटी सी कंपनी आती है, छोटी सी देश है जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में हम देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में पहले देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी राजदूत आती है, कौन है और क्या करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शुरुआती दौर में क्या उसका स्थिति थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सुदृढ़ होने का क्या कारण है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुग़ल शासकों से संघर्ष हुआ था उसके बारे में देखेंगे। अब जब संघर्ष हो गया तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े कुछ अन्य बिंदु। और ब्रिटिश समाप्त के बाद हम पढ़ेंगे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम कुछ और जैसे स्वीडिश, डेनिश वगैरह जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसकी भारत के आगमन के बारे में जानेंगे। अब हम दोस्तों शुरू करेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और 10 में हम जानेंगे कि यूरोपीय कंपनियों से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। 10 में देखेंगे दोस्तों कि जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनियों को भारत में आई थी, आगमन हुई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, वो पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है, वो जानेंगे, जो बार बार पूछा जाता है। और उसके बाद हम जानेंगे कि भारत आने वाला अंतिम यूरोपीय कौन था, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, तो इसके बारे में जानेंगे।
10.6 में जानेंगे कि भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनियों के बारे में मतलब कौन था, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से कि भारत और यूरोप की जो परिस्थितियाँ थी वो क्या थी। दोस्तों अब यहाँ से आपको पूरी एक स्टोरी की तरह, एक माइंड मैप की तरह ये आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर टच करें। दोस्तों शुरू करते हैं। बोलता है जिस समय भारत में मुग़ल शासन चल रहा था, जिस समय भारत में मुग़ल का शासन चल रहा था और भारत अपने मध्यकाल में था, तब उस समय यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। अर्थात यूरोप अपने आधुनिक काल में था और वहाँ के लोग के द्वारा नई भौगोलिक खोजों की शुरुआत होने लगी। क्यों? कि वहाँ का जो समाज था वो आधुनिक काल में जीवन जी रहा था और इसीलिए वहाँ के लोगों ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत करने लगे थे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, भारत भी उस समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता या प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार यूरोपीय देशों से स्थलीय रास्ते के जरिए होता था। दोस्तों प्राचीन काल से ही भारत का जो व्यापार होता था यूरोपीय देशों से तो होता था, लेकिन जो मार्ग था वह स्थलीय मार्ग था। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों, परंतु बाद में कुछ कारणों की वजह से इन रास्तों पे रुकावट आ जाती है। किन रास्तों पे? तो स्थलीय मार्ग पे रुकावट आने लगती है, जिसके कारण यूरोपियन लोगों के द्वारा अन्य नए मार्गों की खोज होने लगती है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि भारत और यूरोपीय देशों के जो व्यापार में रुकावट आई थी, उस रुकावट का कारण क्या था? जैसे कि हमने जाना कि स्थलीय मार्गों से व्यापार होता था प्राचीन काल के समय में, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनके व्यापार में रुकावट आने लगी थी। तो उसका कारण क्या है वो देखेंगे। तो दोस्तों कुस्तुनिया यह जो क्षेत्र है यूरोप के पूर्वी भाग में, यूरोप के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में तुर्की के अंतर्गत आता है। 1453 में अरबों द्वारा इस क्षेत्र में आक्रमण कर दिया जाता है और इस क्षेत्र में अरबों द्वारा विजय प्राप्त करके अपना अधिकार कर लिया जाता है। और दोस्तों कारण यही है कि कुस्तुनिया जो था वो तुर्की के अंतर्गत आता था और 1453 में जो अरब के लोग थे उसने इस क्षेत्र में आक्रमण करता है और आक्रमण करके विजय प्राप्त करता है और वह अरब पर और वह क्या करता है? अधिकार प्राप्त कर लेता है। किस पे? कुस्तुनिया पे। इसी कारणवश भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थलीय रास्ते के जरिए बनते थे और बात वही है, जो रास्ता पर अधिकार कर लिया था अरबों ने और उसी रास्ते से भारतीयों ने व्यापार करता था। अब दोस्तों जब उसने अधिकार कर लिया तो वह मना करेगा, टैक्स लेगा, तो उनमें रुकावट आनी शुरू हो गई थी। यूरोप के लोग से अगर व्यापार करेगा तो ज़्यादा टैक्स लेगा, तो जब वह ज़्यादा टैक्स लेगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा और वह रुकावट भी वहीं से शुरू हो जाती है।
यूरोपीय द्वारा नई भौगोलिक खोजों की जो शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अब क्योंकि अरबों की बात करें तो अरबों को वहाँ पे शासन चलता है। अरबों को वहाँ पे अधिकार के कारण भारत और यूरोप में व्यापार में रुकावट आने लगी थी। इसीलिए यूरोपियों द्वारा नई भौगोलिक खोजों की शुरुआत होने लगी थी ताकि व्यापार फिर से शुरू किया जा सके। और नई भौगोलिक खोज करने का मकसद यही था कि फिर से व्यापार शुरू किया जाए। इसमें सबसे पहले समुद्री रास्तों के जरिए नए नए क्षेत्रों की खोज की शुरुआत प्रारंभ हुआ और इन खोजों में पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश सबसे आगे थे। अब यूरोपीय देश में अगर बात करें तो दोस्तों, सबसे आगे जो खोज की बात करें तो पुर्तगाल और स्पेन देश जो थे वो आगे थे भौगोलिक खोज के रास्ते पे। इसी क्रम में क्या होती है दोस्तों कि 1492 में स्पेन के कोलंबस ने भारत के लिए अपनी खोज की शुरुआत कर दी थी। कौन? कोलंबस ने। 1492 में स्पेन से कोलंबस निकलता है और भारत की खोज के लिए शुरू कर देता है, परंतु वे भारत की तरफ न आने की भारत की तरफ आने की जगह अमेरिका की तरफ चले गए थे। दोस्तों, वो भारत आना चाहता था, लेकिन भारत न आकर इधर अमेरिका है और वह अमेरिका पहुंच जाता है, जिससे उस अमेरिका को न्यू या नई दुनिया के बारे में नई दुनिया कहा जाता है अमेरिका। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि यही भारत है। तो दोस्तों, क्या होती है, जब वह अमेरिका चला जाता है तब भारत की जगह फिर दोबारा उन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी थी। कौन? कोलंबस ने। किसकी जगह? भारत की जगह अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। बाद में फिर से क्या होती दोस्तों, पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जो भौगोलिक रास्ते भारत की खोज के लिए निकल पड़ते हैं और 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भी भारत के लिए अपनी खोज की शुरुआत करी, परंतु वे कोलंबस की तरह भारत की तरह आने की जगह किसी दूसरे दिशा में नहीं गए। वास्को डी गामा अपनी मार्ग को नहीं भूल पाए या नहीं बिछड़ गए और 1498 में उन्होंने भारत की खोज की। इसी क्रम में तब फिर अलग अलग देशों ने भी समुद्री रास्ते के जरिए अपनी खोजों की शुरुआत कर दी थी और वे सब भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। और इसी तरह से और सारे देशों के व्यापारियों ने भारत आने के लिए अपनी अपनी खोजों की शुरुआत किया और वे सब भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। और तब भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम देख चुके दोस्तों कि आगमन किस तरह से होने की शुरुआत कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि भारत का जो व्यापार था वो बहुत पहले से प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा था, लेकिन कुस्तुतनिया के क्षेत्र पर अरबों का अधिकार होने के कारण वहाँ पे टैक्स लगने के कारण वह रास्ते में रुकावट आने लगा था, जिसके कारण यूरोपियों के द्वारा नई भौगोलिक खोज करने के लिए निकल पड़े थे। उसमें से दो देश सबसे आगे थे, एक स्पेन और दूसरा वास्को डी गामा। स्पेन का एक यात्री था जिसका नाम था कोलंबस। वह 1492 में भारत की खोज के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वे भारत न आकर
अमेरिका पहुंच जाते हैं और वह 1492 में अमेरिका की खोज कर डालती है। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत आती है और वह भारत की खोज करने वाली पहली व्यक्ति हो जाती है। तो हमने देखा कि किस और जैसे वो आती है उसी प्रकार से और सभी देश के व्यापारी भारत आने के लिए शुरुआत कर देती है और फिर इसी तरह से भारत में अलग अलग देशों के कंपनियां की आने की शुरुआत भी शुरू हो जाती है। अब देखेंगे दोस्तों कि भारत में जो यूरोपियन कंपनियों का आगमन होता है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों की वजह से यूरोपीय कंपनियों का समुद्री रास्ते के जरिए व्यापार करने के लिए खोज करनी पड़ी थी। तो क्यों करनी पड़ी थी? तो इसीलिए क्योंकि कुस्तुतनिया पर अरबों का आक्रमण था और वह टैक्स ज़्यादा लेता था जिससे उसके व्यापार में रुकावट आती थी। हमको कारण जान गया और परिस्थितियाँ भी थी और कारण भी था। अब दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पॉइंट पढ़ चुके हैं। बहुत सारे देश या कंपनियां उस समय में व्यापार करने के लिए आए थे, जैसे स्पेन, डच, पुर्तगाल, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस। परंतु इनमें से कुछ देश की कंपनियां भारत में सुदृढ़ रूप से व्यापार कर पाए थे। सुदृढ़ रूप के मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा विस्तार से और कठिन शासकों के द्वारा व्यापार मतलब कर रहे थे, जो कुछ इस प्रकार है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होती है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, वह देखेंगे। दोस्तों सबसे जो पहला आता है उसका नाम है पुर्तगाल और वह 1498 में आती है। दूसरी कंपनी डच आती है 1595 में और तीसरी कंपनी ब्रिटेन अंग्रेज आती है 1600 में। उसके बाद फ्रांस आती है 1664 में और इस प्रकार से और कई छोटी छोटी कंपनियां आती है, वो बाद में देखेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम जैसे कि ऊपर में देखा और जाना, तो पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज करी थी। इसीलिए पुर्तगाली सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और सबसे बाद में वो गए थे, क्योंकि 1498 में आती है और वह 1961 में गोवा से प्रस्थान करती है। पुर्तगालियों के लगभग 100 वर्ष बाद डच कंपनी भी भारत में 1595 में व्यापार की दृष्टि से आती है। पुर्तगालियों के कितना साल बाद? 200 साल बाद डच आती है, परंतु वे भारत से पहले इंडोनेशिया क्षेत्र से होते हुए व्यापार करने के लिए आते थे। मतलब भारत आने से पहले वो इंडोनेशिया क्षेत्र से आते थे और वह इंडोनेशिया से भी व्यापार करते थे। वो इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार करते थे। अब दोस्तों इसके कुछ समय बाद ब्रिटेन का भी आगमन हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हम छोटे छोटे पहले स्टेप में देखते जाएंगे, कहानी बैठाते जाएंगे कि किस किस तरह से कंपनी आती है और कब कब उसकी स्थापना होती है। उसके बाद हम उसकी पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो पहले क्या करना है कि दिमाग में हम कंपनियों का आगमन, स्थापना और किस कारण से आती है उसकी पहले हम दिमाग में खाका बैठाएंगे। उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर वीडियो आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अब देखते हैं कि कुछ समय बाद डच के बाद क्या होती है, क्योंकि डच 1595 में आती है और जस्ट कुछ समय बाद ही
अंग्रेज़ों का भी आगमन हो जाता है और अंग्रेज के बाद के अंत में फ्रेंच कंपनी भी 1664 में भारत में व्यापार की दृष्टि से आ जाते हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो ये कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापार की दृष्टि से आती है, परंतु बाद में भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था, समृद्ध बोले तो बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये कंपनियां भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार और अपने धर्मों का प्रचार प्रसार शुरू कर देती है। अब ये जो यूरोपीय कंपनी है दोस्तों, ये तो भारत में व्यापार की दृष्टि से आया, लेकिन यहाँ की देखा कि अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ हम बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ हम व्यापार कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे व्यापार के में बढ़ोतरी करते करते वो क्या किया कि वहाँ के जो क्षेत्र था उसमें भी वो अपना मतलब फैलाव करने लगा और उसके बाद वह धर्म का भी प्रचार प्रसार शुरू कर देता है। अब क्या होती है दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अब हम देखें कि आगमन किस तरह से होता है। पहले व्यापार करने के लिए आती है, व्यापार करता है, करने के बाद वो क्या करता है, वहाँ का क्षेत्र है उसको में क्षेत्र में विस्तार करता है, फिर धर्म चर्म का प्रसार करता है। अब किस तरह से करता है वो बाद में डिटेल में, पहले हमने आगमन का खाका बैठाया कि डच, पहले पुर्तगाल आती है, पुर्तगाल के बाद क्या होती है, डच आती है 1595 में। 1595 में डच आती है, उसके कुछ समय बाद ही अंग्रेज आती है और उसके बाद 1600 में, उसके बाद 1664 में फ्रांस आती है, मतलब फ्रेंच आती है। और वो आती है और धीरे धीरे व्यापार के लिए आती है और फिर वह अपने क्षेत्रों में विस्तार करता है और विस्तार करने के बाद वो क्या करता है, तो विस्तार करने के बाद वो क्या करता है कि धर्म को भी प्रचार प्रसार शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हम उसको आगमन देखें। अब हम देखेंगे उसकी जब कंपनी भारत में आया तो थोड़ी ऐसे रहेगा, वो क्या करेगा, उसकी स्थापना करेगा। तो उसका जो क्रम क्या है स्थापना का वो देखेंगे। तो भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था के कारण इतनी सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और भारत में सुदृढ़ रूप से मतलब मजबूत रूप से व्यापार करने के लिए इन कंपनियों ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी कंपनियों की स्थापना कर देती है। अब भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने देखा तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग अलग अलग कंपनी की स्थापना करके व्यापार करते हैं। तो इन सारी यूरोपीय कंपनियों ने क्या करती है कि अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी कंपनी की स्थापना कर देती है। अब देखेंगे दोस्तों, इन जो कंपनियां था, इन कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संबोधित किया गया। क्यों? क्योंकि जो भारत था वो ईस्ट में बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था? ईस्ट में बसा हुआ था और इसीलिए इसे सभी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। अब जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंडिया जो था वो ईस्ट में बसे होने के कारण इंडिया तो इसमें थोड़ा सा भारत का बढ़िया से नहीं हो रहा है। जो भारत था दोस्तों, इधर से आती थी व्यापार करने के लिए, तो जो भारत थी वो ईस्ट में था। कहाँ था? ईस्ट में बसे होने के कारण सभी देश की कंपनियां को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा, क्योंकि इंडिया ईस्ट में बसा हुआ था। तो इन कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संबोधित किया गया था और इन कंपनियों का स्थापना जो क्रम है वो इस प्रकार से है, वो देखते हैं। तो दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का जो स्थापना का समय है वो देखेंगे तो
सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1498 में। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में। और उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। ये हम उसकी स्थापना की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना कब होती है, क्योंकि जब उसको हम भारत में, क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर कंपनी भारत में व्यापार की दृष्टि से भेजेगा तो कहीं न कहीं उस कंपनी को स्थापना करेगा। हाँ भाई, इस कंपनी को हम बनाते हैं और तुम जाकर वहाँ व्यापार बढ़िया से करना। तो सबसे पहले जो कंपनी बना था वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में बन के आती है पुर्तगाल से, और भारत उसकी स्थापना पुर्तगाल में करते थे। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में उसकी स्थापना होती है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। अब देखो दोस्तों, हम तो पहले ये देखें कंपनी भारत में मतलब देश आती है, देश आने के बाद व्यापार करती है तो देखा देखी और सारे देश आती है फिर व्यापार करके ले जाती है तो बढ़िया लगता है। फिर क्या करती है, वहाँ के जो सरकार राजा होता है वो राजा ने क्या करता है, कंपनी बना बना कर सभी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए भेजता है। तो हमने देखा किस कारण से उसने आया था और फिर कंपनी स्थापना किया। ये सारी हम एक डेटा नहीं बल्कि बोले तो एक हम माइंड मैप के रूप में हम इतना देखा, लेकिन अब उसको हम विस्तार से देखेंगे कि आया तो क्या क्या किया। जैसे पुर्तगाल आया तो क्या किया, वास्को डी गामा आया तो क्या किया, उसके बारे में देखेंगे। तो फिर से हम देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब हम देखेंगे आगमन तो हम पहले भी देख चुके थे कि कौन कौन से पहले, जैसे पहले पुर्तगाल आए, फिर उसके बाद डच आए, लेकिन अब हम देखेंगे आया तो क्या किया, मतलब अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात करें तो पुर्तगाली 1498 में भारत आए और उसी वर्ष उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर दी। मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में कर देती है। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी भी 1600 में आती है और उसी वर्ष महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 में उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर दी थी। मतलब अंग्रेज कंपनी भी 1600 में भारत आए और उसी वर्ष मतलब एलिजाबेथ प्रथम ने क्या करता था, मतलब कंपनी की स्थापना कर दी थी जब वो भारत आए थे। उसके बाद बात करें अंग्रेज के बाद तो डच कंपनी भारत में 1595 में आया तो 1595 में, लेकिन उनकी जो कंपनी थी उसकी जो स्थापना भारत में 1602 में करी थी। अर्थात डच कंपनी भारत में अंग्रेज़ों से पहले आई थी, लेकिन उनकी स्थापना भारत में अंग्रेज़ों के बाद हुई थी। किसकी? कंपनी की। उसके बाद देखें दोस्तों फ्रेंच कंपनी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1664 में आती है और उसी वर्ष अपनी कंपनी की स्थापना कर दी थी। मतलब दोस्तों सिर्फ डच ही था जो आया और उस समय अपनी कंपनी की स्थापना नहीं कर पाया। अब देखेंगे दोस्तों यूरोपीय कंपनियों की जो प्रथम फैक्ट्री, अब दोस्तों कंपनी की स्थापना हो गई तो कहीं न कहीं वो कंपनी हर अलग अलग क्षेत्र में फैक्ट्री की स्थापना करेगा और जो फैक्ट्री करेगा वो कहीं न कहीं कोई न कोई स्थान पे करेगा। तो हम देखेंगे तो आप देखेंगे यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री की जो स्थान था और उसका स्थापना हुआ था वो देखेंगे। तो दोस्तों बाद में अंग्रेज़ों का सूरत में प्रथम फैक्ट्री बनाने का कार्य फिर से शुरू हुआ और 1613 में उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री बनाने का कार्य सूरत में पूर्ण रूप से कर लिया था।
डचों ने भी मुसल्लीपट्टनम क्षेत्रों में ही 1605 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करी थी और अंत में फ्रांसीसियों द्वारा भारत में 1668 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में कर दी थी। हम पुर्तगाल के ही पढ़ लेंगे दोस्तों, थोड़ा छूट गया है वो भी देख लेंगे। तो पुर्तगाल की जो कंपनी थी वो 1503 में कोचीन में उनकी फैक्ट्री की स्थापना होती है। तो हम सबको देखें कि फ्रांसीस जो भारत में अपनी कंपनी बनाती है सूरत में बनाती है 1668 में। और उसके बाद हमने देखा कि डच ने भी अपनी कंपनी मुसल्लीपट्टनम क्षेत्र में बनाती है 1605 में। और हमने अंग्रेज़ को भी देखा कि 1613 में बनाती है अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में। उसके बाद हमने देखा तो अंग्रेज़ों के यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाल को देखें, उसके बाद हम इसी प्रकार से सभी को देखते चले गए कि कंपनी की जो फैक्ट्री बनाने का मौका किसको किसको कहाँ कहाँ हुआ। तो इस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में व्यापार के लिए आगमन किया जाता है और अपनी अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना भारत में इन कंपनियों द्वारा की जाती है। फैक्ट्री कौन करेगा? फैक्ट्री वही करेगा जिसका जो कंपनी होगा, कंपनी ने ही फैक्ट्रियों की स्थापना करती है। तो दोस्तों अब हम इन कंपनियों के भारत में कार्य और इनके द्वारा भारत में क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके बारे में जानेंगे। अब भारत में कंपनी की स्थापना हो जाती है। अब कंपनी कौन कौन सा कार्य करता है और कार्य के दौरान उसके द्वारा क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न होती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1503 में। तो उससे पहले हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो जैसे कि हमने ऊपर जाना कि वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज 1498 में करी जाती है और जिससे समुद्र मार्ग से वास्को डी गामा भारत आए थे उस समय उस मार्ग को केप ऑफ गुड होप के नाम से संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे अफ्रीका हो जाता है और ये भारत है, ये भारत है। तो ये भारत में क्या होता है कि यहाँ पे आते ही सबसे पहले आया था बार्थोलियाम डियाज जो आया था वो अफ्रीका में आया था, लेकिन वहाँ से उसकी रास्ता नहीं मिलता है जिसके कारण यहाँ वो नहीं पहुँच पाता है। फिर वहाँ से वापस चला जाता है। फिर वास्को डी गामा आती है। अब वास्को डी गामा बार्थोलोमियो डियाज नामक जहाज़ से आया था और वो आती है और यहाँ से फिर अफ्रीका भारत यहाँ पे एक क्या बोलता है एक गुजराती एक जो था व्यापारी रहता था अफ्रीका में और वहाँ से वो भारत लेकर आती है, उसकी सहायता से भारत आती है, उसने बताता है। तो जिस स्थान का अफ्रीका में जिस स्थान पे वास्को डी गामा पहुँचा था, क्योंकि वहाँ तक तो उसको पता था कि किस तरह से जाना है, तो उस स्थान को केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। तो जब वह उसी रास्ते से आया था और जब वह केरल के कालीकट बंदरगाह से वास्को डी गामा भारत आए थे, तब उस केरल के राजा जो था उस समय जब आया था तो वहाँ के राजा जमूरी ने वास्को डी गामा को स्वागत किया। वास्को डी गामा ने भारत से बहुत सारे मसाले, कपड़े आदि लिए और इन सब चीज़ों को वे अपने साथ पुर्तगाल ले गए। जब वहाँ ले गया तो वहाँ के जो लोग देख के बहुत प्रसन्न हुए और उसको सब खरीद लिए और वह इन सब चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है दोस्तों कि वे जो चीज़ भारत से लाए थे जैसे मसाले, कपड़े आदि, उन सब चीज़ों को बेचकर और उनके खर्चों को निकाल कर मतलब जो भी बेचा उसको खर्चा जो हुआ था उसको निकाल लेता है। उसके अलावा लगभग 60 गुना का मुनाफा कमाया था। कौन? तो वास्को डी गामा ने। अब इसको देखते हुए लोग जब इसको देखा अरे इतना फ़ायदा हुआ, इतना बढ़िया चीज़ है, तो पुर्तगाल के दूसरे लोग भी बहुत प्रभावित हुए और वास्को डी गामा के बाद पुर्तगाल के और भी लोग भारत में व्यापार की दृष्टि से आने लगे।
तो वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में पुर्तगाल से दूसरा जो समूह आया था, क्योंकि अकेला कोई आदमी नहीं तो उसके साथ बहुत सारा समूह रहता था। दूसरा समूह जो आया था या दूसरा व्यक्ति बोले तो उसका नाम था पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। पेड्रो अल्वारेस कैब्राल पेड्रो अल्वारेस कैब्राल इसके नेतृत्व में भारत में व्यापार की दृष्टि से आया था। मतलब इस जिसके नेतृत्व में, क्योंकि अकेले शिप में कोई आएगा नहीं, उसके साथ और लेकिन जो हेड होता है, जिसका नेतृत्व होता है, उसको हम बोलेंगे। तो दूसरा जो आता है वो अल्वारेज कैब्राल आया था। पेड्रो अल्वारेस कैब्राल भी भारत से बहुत सारी वस्तुएं अपने साथ पुर्तगाल ले जाते हैं और वहाँ उनको बेचकर अपना व्यापार करते हैं। तो अभी तक दोस्तों यहाँ से सामान ले जाता, बेचता, व्यापार करता, इस तरह से चल रहा था। लेकिन इसके बाद फिर से वास्को डी गामा 1502 में भारत व्यापार की दृष्टि से आती है और वे बहुत सारी वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं। फिर दोबारा वो आते हैं और फिर वहीं से इसी प्रकार से मसाला और कपड़ा ले जाते हैं साथ में। इन सारी क्रियाओं और उनकी सफलता को देखते हुए उसमें पुर्तगाल के जो राजाशाही जो प्रशासन था, आप अगर किसी देश से व्यापार करेंगे तो वहाँ का राजा आपको देखेगा, ये आदमी व्यापार कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। तो वहाँ के जो उस समय का जो प्रशासन में जो राजा था, वो भारत में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा सहयोग दिया, क्योंकि उसी की सहायता से वो आता था हम लोग व्यापार करने। और देखा गया इतना सारा फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ का सरकार ने क्या किया कि और कंपनी को अच्छा बनने को उसको हेल्प किया बनाने के लिए। तब पुर्तगाल के जो राजाशाही प्रशासन ने क्या किया कि पुर्तगाल से अपने अधिकारी और वाइसराय को भेजा ताकि वो बढ़िया से कंपनी पर नियंत्रण कर सके। जब वो भेजा इसलिए भेजा ताकि पुर्तगाल फैक्ट्री और भारत में स्थापित किया जाए। जो पुर्तगाल फैक्ट्री है वो और भारत में स्थापित किया जाए। और फैक्ट्रियों की स्थापना के संबंध में हमने अभी ऊपर जाना था कि किस प्रकार से फैक्ट्री की स्थापना होती है अलग अलग जगहों पर। तो अलग अलग क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना कर दी थी और इसके साथ साथ पुर्तगालियों द्वारा भारत के कई क्षेत्रों पर भी कब्जा करा जाता है। जब वह फैक्ट्री स्थापना करता है तो फिर पुर्तगालियों को क्या करता है कि कई क्षेत्र उन्होंने कब्जा करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी के समय भी गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्र पर पुर्तगाल के कब्जे में था। यानी ये क्षेत्र बहुत लास्ट भारत की आज़ादी के बाद 1961 में इन्होंने गोवा को आज़ादी मिला था, तब तक गोवा पुर्तगालियों के अंतर्गत था। तो पुर्तगाल के जो राजा प्रिंस हेनरी के अभियान और बढ़ावे के साथ बढ़ावा हुआ के कारण क्या होती है, पुर्तगाल में बहुत सारे नई भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला। किसके अभियान से? प्रिंस हेनरी के अभियान से। उन्होंने मिशन के थ्रू क्या किया कि और नई भौगोलिक खोज को और बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने के मकसद तो बात करें तो उसका मतलब तो उसकी सराहना किया कि हाँ और जाओ तुम लोग और सारी नई भौगोलिक की खोज करो। और पुर्तगालियों द्वारा विश्व के नए क्षेत्रों की खोज अभियान चलाए थे। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, जब वास्को डी गामा भारत की खोज की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत कहीं धरती पर खो गई थी, बल्कि भारत बहुत पहले से भारत से और यूरोपियों के द्वारा व्यापार होता था प्राचीन काल से। लेकिन वह भारत कहीं खोया हुआ नहीं था, बल्कि भारत से व्यापार करने के लिए वह समुद्री मार्ग की खोज की थी, इसलिए बोलते भारत की खोज।
और उसे वास्को डी गामा ढूंढ लिया गया। बल्कि भारत का इतिहास तो 5000 वर्ष पुराना है और वह रोमन सभ्यता, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता एक दूसरे से क्या थे, प्राचीन काल से ही परिचित थे, व्यापारी होता था। इस बात से यह अभिप्राय है कि समुद्री रास्तों में उस समय दिशा का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन था और वास्को डी गामा कोलंबस की तरह भटके नहीं और सही समुद्री रास्ते से भारत में प्रवेश किया, क्योंकि समुद्र एक ही जैसे वहाँ दिशा का पता लगाना बहुत मुश्किल होता था जिस प्रकार से कोलंबस भटका के गया था। लेकिन वास्को डी गामा नहीं भटका, इसीलिए उसने भारत की खोज की बात करते हैं। अब दोस्तों पुर्तगाल के जो भारत में जो वाइसराय थे उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर जाना कि वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आदि लोगों की भारत में व्यापारिक क्रियाओं और उनकी सफलता को देखते हुए पुर्तगाल के राजशाही प्रशासन ने अपने अधिकारी और वाइसराय की नियुक्ति कर उन्हें भारत में पुर्तगाली कंपनी का सहयोग और बढ़ावा दिया। कौन दिया? वहाँ के राजशाही जो प्रशासन था, जैसे द प्रिंस हेनरी जो था, उन्होंने बढ़ावा दिया था। इन वाइसराय के द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पुर्तगाली फैक्ट्रियों को स्थापित किया गया था और इन वाइसराय के द्वारा अलग अलग कार्य भी किए गए थे। यह पुर्तगाली वाइसराय जो थे वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो पुर्तगाली वाइसराय था जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यह 1505 से 1509 में तक यह भारत में आए थे वाइसराय के रूप में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाल के प्रथम वाइसरॉय के रूप में आते हैं और इनके ही काल में सबसे प्रथम पुर्तगाली कंपनी का भारत में विकास हुआ था। प्रथम पुर्तगाली कंपनी का जो विकास हुआ था, जो विस्तार हुआ था, वो इन्हीं के समय में हुआ था। इनके द्वारा भारत में प्रथम बार एक अलग प्रकार की नीति चलाई गई थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन ब्लू वाटर पॉलिसी के जरिए क्या होता था कि पुर्तगाली हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना कब्जा करना चाहते थे ताकि उस क्षेत्र में होने वाला व्यापार उनके नियंत्रण में आ सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, कब्जा करना चाहता था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने काल में पुर्तगालियों से भारत में टिकने का बढ़ावा दिया था। भारत में टिकने का बढ़ावा दिया का मतलब बात करें तो उसने सोचा कि पुर्तगाली बहुत लंबे समय तक भारत में टिक सके और इसके साथ ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के प्रयासों और ब्लू वाटर पॉलिसी जैसी नीतियों के कारण पुर्तगालियों का हिंद महासागर में प्रभुत्व बढ़ गया था। क्यों? वहाँ पे उन्होंने पॉलिसी लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने काल में पुर्तगालियों से भारत में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सेकंड जो आया था, हम अल्मोडा के बारे में दो ही बात देखें कि उसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो किया था सबसे मेन काम वही था उनका। अल्फांसो डी अल्बुकर की बात करें तो 1509 से 1915 तक भारत में वाइसराय के रूप में आते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाल के वाइसराय के रूप में भारत आते हैं और इन्होंने भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने के प्रयास किए थे। कौन? अल्बुकर्क ने। और इन्होंने ही भारत में पुर्तगाल के वाइसराय के रूप में आके पुर्तगालियों की स्थिति को और भारत में ज़्यादा सुदृढ़ मजबूत किया था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इन्हें भारत में
पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर हम दोस्तों उसकी अगर फैक्ट्रियों की बात करें और उसके क्षेत्रों का जब शुरुआत तो हुई थी अल्मोड़ा के समय, लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो वह अल्बुकर्क के समय में हुआ था। इसलिए अल्बुकर्क को पुर्तगाल का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों ने जहाँ पर अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करी थी, जैसे कोचिन, तो उसको अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था। दोस्तों जहाँ पुर्तगालियों ने क्या किया था कि अपनी जो प्रथम फैक्ट्री थी वो 1503 में कोचिन में स्थापना करती है। उसी कोचिन को अल्बुकर्क के द्वारा राजधानी बना दिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि उसकी राजधानी कहाँ थी पुर्तगालियों की भारत में, तो वह कोचिन थी और इसकी स्थापना अल्बुकर्क ने किया था। स्थापना नहीं बल्कि राजधानी बनाया था। इसके बाद क्या होती है दोस्तों कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या करता है कि भारत में अलग अलग अभियान करता है और उन क्षेत्रों पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। पहला जो अभियान चलाता है वह 1510 में किया और उस समय के बीजापुर के जो शासक था आदिल शाह, वो गोवा के क्षेत्र को जीत लेता आदिल शाह से, क्योंकि गोवा के क्षेत्र पर आदिल बीजापुर के जो शासक था वो आदिल शाह के अंतर्गत आता था। लेकिन उससे 1510 में क्या करता है, अल्बुकर्क ने जीत लेता है। जब भारत की आज़ादी प्राप्त होती हुई उसके कई वर्षों के बाद तक भी गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा और बाद में चलकर 1961 में आज़ाद भारत द्वारा पुर्तगालियों से गोवा को वापस क्या कर ले लिया जाता है। इस प्रकार भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली देश अगर बोले तो पुर्तगाल था, यूरोपीय देश बोले तो पुर्तगाल था, और सबसे बाद में जाने वाला यूरोपीय देश बोले तो भी पुर्तगाल था, क्योंकि सबसे पहले 1498 में आती है और सबसे लास्ट 1961 में जाती है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा भी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की भांति भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए नीतियाँ चलाई गई थी। जिस प्रकार से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा मजबूत करने की नीति चलाया था, जिस प्रकार से ब्लू वाटर पॉलिसी, उसी प्रकार से अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा भी चलाया गया था। इन्होंने नीति ये लगाया, इन्होंने क्या किया कि भारत में विवाह की नीति शुरुआत की, जिसमें पुर्तगाली लोग भारतीय महिला से विवाह करते थे। ये कौन सी नीति लाई, अल्बुकर्क ने, जिससे पुर्तगाली संस्कृति का भारत में क्या हो जाए, मिश्रण हो जाए, मिल जाए, ताकि वो सभी आपस में अच्छे से संबंध बना सके, तो पुर्तगालियों की स्थिति और भारत में अच्छी हो सके। इन नीतियों के लिए 3G शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका जो अर्थ होता है 3G का मतलब, 1G का मतलब गॉड, 1G का मतलब गोल्ड और 1G का मतलब ग्लोरी। गॉड गोल्ड ग्लोरी, गॉड गोल्ड ग्लोरी। ये नीति जो लाई थी वो किसने लाई थी, अल्बुकर्क ने। गॉड से अभिप्राय था कि वे अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। कौन करना, ये सारी नीतियाँ थी, ये सारी क्या थी, नीतियाँ थी, जो कि पुर्तगालियों की स्थिति और मजबूत हो सके। गोल्ड से अभिप्राय था, गोल्ड से जो अभिप्राय था, उनका लक्ष्य था धन दौलत संपत्ति को बटोरना या लूटना। और ग्लोरी से जो अभिप्राय था, ग्लोरी से अभिप्राय था कि यूरोप के अलग अलग देशों में एक दूसरे से, यह बात क्या था, यूरोप के अलग अलग देशों में एक दूसरे से आगे जाने की प्रतिस्पर्धा। इसलिए सारे देश ज़्यादा से ज़्यादा भारत में अपने अपने कार्यों को बढ़ावा दे रहे थे। ग्लोरी का मतलब दूसरे देशों से कंपेयर का मतलब, दूसरे प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, मतलब कि भारत में व्यापारी करने में अपनी मर्जी से जो काम करे उसी को हम प्रतिस्पर्धा करते हैं।
मतलब उसकी काम करने में कोई बाधा नहीं पहुंचाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा। तो सभी से ज़्यादा सभी मतलब देश यही चाहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कार्य बढ़ावा दें, और इन्हीं सब कारणों की वजह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा भारत में विवाह नीति का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगला जो 22 आती है उसकी नाम है नीनो डी कुन्हा। इन्होंने क्या करती है दोस्तों, उन्होंने अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा बीजापुर के जो शासक था आदिल शाह, उससे जो जीता हुआ क्षेत्र गोवा क्षेत्र था उसको अपनी राजधानी बनाता है। तो सबसे पहले हमने देखें कि कोचीन को इसने क्या किया, राजधानी बना दिया। तो और गोवा को जीत लिया था अल्बुकर्क ने। तो फिर इसने क्या किया, जो नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि गोवा को ही अपनी राजधानी बना देता, केंद्र बना देता, और वहाँ पर अपना कार्यालय क्षेत्र बनाया। 1961 तक पुर्तगालियों का केंद्र गोवा ही बना रहा, जब तक पुर्तगाली भारत से नहीं गया। इन्हीं के समय काल में 1535 में द्वीप क्षेत्र और 1559 में दमन क्षेत्र पर भी पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। 1535 में द्वीप पर और 1559 में दमन पर, और ये दोनों क्षेत्र ही गोवा की तरह 1961 तक पुर्तगाल के कब्जे में रहे थे। बाद में जब दूसरी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आती है, जब दूसरी कंपनी भारत में आती है, जिनके बारे में हमने ऊपर भी देखा, पहले हम छोटा सा ये हम माइंड में देख लिया कि किस तरीके से कंपनी आती है और किस कारण से कंपनी की स्थापना करती है, लेकिन हम उसको डिटेल में हम अब देखेंगे। तो पुर्तगालियों का प्रभुत्व भारत में कम होने लगा था, क्योंकि जब दूसरी कंपनी आएगा तो इसका प्रभुत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी दाखिल जो होता है वो कम हो जाएगा। लेकिन हम अब देखेंगे पुर्तगाली कंपनी पढ़ चुके हैं तो उसकी हम कुछ अन्य बिंदु भी देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी गई थी, इसलिए पुर्तगालियों को भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक माना जाता है। सेकंड बिंदु देखें तो भारत में पुर्तगालियों के आने जाने के बाद कुछ नई खेतों की शुरुआती हुई थी। तो पुर्तगाली भारत में आए तो कुछ न कुछ नया नया चीज़ सिखा के गए। जैसे कि यहाँ पहले फल नहीं होता था, फसल की आदि जिनकी खेती भारत में नहीं होती थी, जैसे गन्ना, अनानास, पपीता, ये सब किसकी देन है, तो पुर्तगाली की देन है। उन्होंने अपने साथ भारत लाए थे। तब भारत के लोग इन चीज़ों को अच्छे से जानने लगे और इन चीज़ों की खेती की शुरुआत भारत में शुरू हुई थी। तो गन्ना, अनानास, पपीता की जो देन है वो पुर्तगालियों की देन है, और आलू का। तो हम कुछ बिंदु देख चुके हैं। अब देखें हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल से, थोड़ा सा कुछ पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, डच को हम हॉलैंड और नीदरलैंड जैसे नामों से संबोधित करते हैं। 1595 से 96 में डचों द्वारा व्यापार की दृष्टि से पूर्वी एशिया की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करी जाती है। सबसे पहले डच इंडोनेशिया में जाते हैं, और डचों का यह समूह कॉर्नेलियस डी हॉटमैन के नाम से जानते हैं। तो कॉर्नेलियस डी हॉटमैन जो क्या था, उसका एक समूह था, और उसी के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया था। और सबसे पहले वह समूह कहाँ गया था, इंडोनेशिया गया था। इंडोनेशिया में डचों ने मसालों का व्यापार किया था, और वे इंडोनेशिया से मसाले ले जाकर यूरोप में बेचते थे, और बहुत सारा मुनाफा कमाते थे। और ठंडे क्षेत्र होने के कारण वहाँ मसाला की मांग बहुत थी, कहाँ, इंडोनेशिया में। और वहाँ मसाला कहाँ से ले जाता था डच लोग, तो इंडोनेशिया से। कहाँ ले जाता था, तो डच, हॉलैंड, नीदरलैंड।
इसके बाद डच भारत में आए और उन्होंने भारत में वस्त्रों के व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि मसाला तो यहाँ से इसलिए नहीं ले जाने लगा क्योंकि वो मसाला का व्यापार इंडोनेशिया से कर रहा था। इसके बाद जैसे पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत के मसालों की पहचान दिलवाई। पुर्तगाल वाले क्या किया कि यूरोप में जाकर मसालों के बारे में मतलब अपनी पहचान दिलाया। वैसे ही डचों ने यूरोप में भारत के वस्त्रों का पहचान और अपने व्यापार से दिलाई। वस्त्र देखो कितना अच्छा है और किसी इतनी अच्छी रेट में आपको दिया जा रहा, तो वहाँ के लोग भी देखकर बहुत खुश हुए सब। परंतु डच कंपनियाँ भारत में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई थी, क्योंकि डचों के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार की दृष्टि से आते हैं। दोस्तों कारण यही है कि पुर्तगाली लोग बहुत लंबे समय तक इसलिए आए क्योंकि वो 100 साल बाद डच आया था, तो वो लंबे समय तक भारत में अकेला राज कर मतलब व्यापार कर रहा था, तो इसलिए वो लंबे समय तक। लेकिन जैसे ही डच आती है उसके जस्ट तुरंत बाद ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, तो इसीलिए वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। तो क्या होती है दोस्तों, भारत में दृष्टि से आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वह अपना कार्य क्षेत्र क्या करती है, बढ़ाती है। कोई भी आएगा व्यापार करने के लिए तो इसी मकसद से आएगा कि अपने क्षेत्र को बढ़ाया दें। इसी प्रक्रिया में 1759 में अंग्रेजों और डचों के द्वारा बेदरा का युद्ध होता है, जो बंगाल के क्षेत्र में बेदरा पड़ता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था, और इस पराजय के बाद डचों को भारत में व्यापार की सारी उम्मीदें लगभग पूर्ण रूप से टूट गई थी। अब दोस्तों जब वो टूट गया तो अब हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत में आती है और किस प्रकार से अपनी साम्राज्य का अपनी फैक्ट्रियों का स्थापना करके विस्तार करती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को उस समय की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश कंपनी को पूर्वी क्षेत्रों की तरफ व्यापार करने के लिए भेजा था। कब? 31 दिसंबर 1600। ब्रिटिश कंपनी का नाम 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी रख दिया था। कितने के चार्टर एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। जब महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई थी, तब भारत में उस समय का मुगल शासक कौन था? अकबर था। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जब ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की काम चल रही थी तब भारत में मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 15 वर्षों का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दिया था, मोनोपोली दिया था कि आप 15 वर्ष तक जाकर भारत में व्यापार करो, आपके अलावा कोई भी ब्रिटिश अलग से व्यापार नहीं करेगा। जब भी करेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, जिससे बार बार समय आने पर क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाया भी जाता था 15 वर्ष से, और उसे जो बढ़ाया जाता था वो चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ाया जाता था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा यह व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश कंपनियों से वापस ले लिया गया। उसके बाद क्या होती है दोस्तों, जो ब्रिटिश कंपनी जो व्यापार कर रहा था उसका अधिकार था कि ब्रिटिश कंपनी ही भारत में व्यापार करेगा, उसका अधिकार वापस ले लिया वहाँ की सरकार ने। बाद में 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम बनते हैं। ब्रिटिश कंपनी को संभालने का कार्यभार जेम्स प्रथम के ऊपर आ जाता है,
और वे अपने एक राजदूत को यानी एक दूत को भारत भेजते हैं। कौन? जेम्स प्रथम। जब भारत में अंग्रेजी राजदूत आता है जिसका नाम कैप्टन हॉकिंस था। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में भारत की ओर प्रस्थान करते हैं और 24 अगस्त 1608 में कितना में 24 अगस्त 1608 में कंपनी का पहला जहाज जिसका नाम हेक्टर था वह कहाँ पहुँचता है? सूरत में पहुँचता है। अब दोस्तों, जब कैप्टन हॉकिंस सूरत से 16 अप्रैल 1609 को सूरत में पहुंचा, उसको हॉकिंस क्या करता है कि 16 अप्रैल 1609 को आगरा के मुग़ल दरबार में पहुंचते हैं। जब मुग़ल दरबार में पहुंचते हैं तो भारत में मुग़ल जो शासक अकबर का शासन चल रहा था, पर वे आगरा के मुग़ल दरबार में पहुंचे तब तक अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वह तो मुग़ल के दरबार में जाता है कि मुग़ल शासक अकबर वहाँ पर राज कर रहा था, वहाँ जाता है, लेकिन वो क्या किया कि वहाँ पहुँचने से पहले ही अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई। और जहांगीर वहाँ का मुग़ल शासक बन चुके थे। कैप्टन हॉकिंस वाले बिंदु को हमने हमारे जहांगीर वाले आर्टिकल में भी जाना था। अब दोस्तों, अंग्रेज़ों की तरफ से एक और राजदूत भारत वो क्या वापस चला गया, तो फिर क्या किया? एक और राजदूत भारत में जहांगीर के दरबार में भेजता है 1615 में, जिनका नाम था सर टॉमस रो। और प्रथम राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस। इनके बारे में अभी हमने जहांगीर वाले उसमें देखा था। अब दोस्तों, अंग्रेज़ों की तरफ से ये दोनों राजदूत ब्रिटिश कंपनी के लिए मुग़ल शासक जहांगीर से विशेष रियासतों के सिलसिले में मुग़ल दरबार में आया था। विशेष रियायतें दिया जाए, इसी के मकसद से वो क्या आया था उनकी दरबार में। 1717 में एक राजदूत अंग्रेजी की तरफ से उस समय के मुग़ल शासक फर्रुख सियर के दरबार में कंपनी के लिए विशेष रियासतों के लिए भारत आते हैं। 1717 में एक और अंग्रेजी राजदूत आती है जिस समय मुग़ल शासक था फर्रुख सियर। टोटल 3 राजदूत भारत में आए और तीनों विशेष रियायतों के लिए आते थे। जो फर्रुख सियर के समय आया था जॉन शरमन, और जो अकबर के समय में आया था वो उसका नाम था हॉकिंस, और जो जहांगीर के दरबार था सर टॉमस रो, और जो फर्रुख सियर के समय में आया था दरबार 1717 में उसका नाम है जॉन शरमन। अब क्या होती है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शुरुआती दौर था। उसकी शुरुआती दौर की बात करें तो जब ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार की दृष्टि से आई थी, जो ब्रिटिश कंपनी व्यापार की दृष्टि से आई थी, तब पहले से ही भारत में दूसरी यूरोपीय कंपनियों का क्या हो जाती है? आगमन हो जाती है। तो दूसरी यूरोपीय कंपनियाँ भारत में आ गई, जैसे डच लोग आ गए, डच के बाद पुर्तगाल, ये सारी कंपनियाँ आई थी। पहले से ही डच लोग क्या था? पहले से ही आया हुआ था, वो भी व्यापार की दिशा और व्यापार कर रहा था। इस कारण ब्रिटिश कंपनी के लिए पहले से ही प्रतिस्पर्धा का माहौल भारत में बना हुआ था। प्रतिस्पर्धा का माहौल इसलिए बना हुआ था क्योंकि पहले से ही लोग व्यापार कर रहा था। परंतु शुरुआती दौर में ही ब्रिटिश कंपनी के कुछ विशेष अधिकार मिल गए थे, जो उनके लिए भारत में व्यापार सुदृढ़ करने की प्रथम पीढ़ी साबित हो गई थी। मजबूत करने की जो सीढ़ी थी वो साबित हो गई थी। यह विशेषाधिकार यह था कि दक्षिण भारत में गोलकुंडा के शासक
द्वारा ब्रिटिश कंपनी को 1632 में एक सुनहरा फरमान दिया था। कौन दिया था? गोलकुंडा के शासक। इस सुनहरे फरमान की वजह से ब्रिटिश कंपनी को गोलकुंडा में मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड, कोई मतलब रोक टोक नहीं करने की अनुमति मिल गई थी। अर्थात ब्रिटिश कंपनी को गोलकुंडा में व्यापार करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना था और इस अनुमति के लिए ब्रिटिश कंपनी ने गोलकुंडा को कुछ मूल्य भी दिए थे, कुछ कीमत भी दिए थे। दूसरा अवसर यह था कि ब्रिटिश कंपनी के 1717 में आया था, तब अंग्रेजों के राजदूत जॉन शर्मन उस समय के मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में जाता है और फर्रुखसियर भी उन्हें विशेष फरमान देता है। फर्रुखसियर द्वारा उस फरमान में जो भी अधिकार दिए ब्रिटिश कंपनी को दिए गए थे वो इस प्रकार है। क्या क्या फरमान फर्रुखसियर ने दिया? तो फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। फर्रुखसियर के दरबार में जब जॉन शर्मन पहुंचता है तो फर्रुखसियर ने बोला कि आप हमको 3000 रुपये वार्षिक टैक्स दे दीजिए और भारत में बंगाल में आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं। सेकंड बोला फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को 10,000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले में सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी है। अब देख रहे हैं दोस्तों कि फर्रुखसियर ने दो क्षेत्र को उसने फ्री में टैक्स करने की दे दिया। एक तो बंगाल और दूसरा कहाँ दे दिया? तो दूसरा दे दिया सूरत को, जो कि दोनों इम्पोर्टेड है। तो उन्होंने दोनों को व्यापार करने, एक को 3000 और दूसरे को 10,000 रुपये के टैक्स में पर व्यापार करने की अनुमति दे दिया। तीसरे की बात करें दोस्तों तो इसके साथ इस फरमान में बम्बई के क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा कुछ सिक्के चलाए जा रहे थे। अब जब इसको फरमान मिल गया तो अपनी तरीका से, कंपनी की तरीका से वह अपनी व्यापार करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया? अपनी बम्बई के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सिक्का चलाए जा रहे थे और इस फरमान के द्वारा पूरे भारत में ब्रिटिश कंपनी को चलाने की अनुमति दी गई थी। जब सिक्का चलाया जा रहा था तो उस सिक्के के फरमान के द्वारा क्या पूरे भारत में कंपनी को चलाने की अनुमति दे दी है। क्यों? क्योंकि वह सिक्का ब्रिटिश अच्छा सिक्का था और देखा कि अरे इसी के अच्छा बढ़िया इसने काम किया तो उसको अनुमति दे दिया कि आप पूरा भारत में आप मतलब क्या कंपनी चला सकते हैं, कंपनी के थ्रू आप शासन चला सकते हैं। तो यह फरमान ब्रिटिश कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कौन सी फरमान? सिक्के वाला, क्योंकि इस तरह का विशेष फरमान किसी यूरोपीय कंपनी को नहीं दिया गया था। जो सिक्का था दोस्तों वो सिक्का पूरी भारत में फैल रहा था, उससे व्यापार हो रहा था। फर्रुखसियर के द्वारा इस विशेष फरमान को ब्रिटिश के इतिहास में मैग्ना कार्टा जाता है और इस विशेष फरमान को ब्रिटिश के इतिहास में क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब एक तरीके का अधिकार पत्र के नाम से समझ गया। तो ब्रिटिश के इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर के द्वारा। तो सिक्के को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिक्के को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में मजबूत होने यानी सुदृढ़ होने के जो कारण है वो अन्य कारण है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सुदृढ़ होने का एक अन्य कारण यह भी था कि ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच में वैवाहिक संबंध बनाए गए थे। ये भी बात सही थी, दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हो गया था और जब संबंध बन जाता है तो कोई न कहीं एक महिला का हाथ होता है जो कि एक मतलब चीज़ को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो 1661 में क्या होता है दोस्तों? उस समय ब्रिटेन के जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, जो राजा था चार्ल्स द्वितीय 1661 में
और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन थी, जो कि भारत में मुश्किल चल रहा था, मतलब शासन चल रहा था, कंपनी का व्यापार बहुत अच्छा तरीक़ा से सुदृढ़ रूप से चल रहा था। अब राजकुमारी पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, उसकी जो कैथरीन थी, इन दोनों को 1661 में प्यार हो जाता है, यानी विवाह हो जाता है, और इस प्रकार पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच वैवाहिक संबंध बन जाता है। इस वैवाहिक संबंध का फायदा ब्रिटिश कंपनी को भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही भारत में पुर्तगाली भी व्यापार कर रहे थे, पुर्तगाल के ब्रिटेन से वैवाहिक संबंध बनने के बाद पुर्तगाल ने बम्बई को व्यापारिक क्षेत्र को ब्रिटेन को तोहफे के रूप में दे दिया। इस थोड़े समय के बाद 1668 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 10 पाउंड के वार्षिक आय के बदले यह बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए दे दिया। अब दोस्तों, जब चार्ल्स द्वितीय को उसने दे दिया था बम्बई, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड के वार्षिक राशि के बदले उन्हें क्या कर दिया, ब्रिटिश कंपनी को व्यापार करने के लिए दे दिया। इस प्रकार यह क्षेत्र भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया था और ब्रिटिश कंपनी की भारत में स्थिति और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो गई थी। तो मजबूत होने का 3 कारण देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कारण कि गोलकोंडा पर दक्षिण भारत के शासक गोलकोंडा पर अधिकार कर लिया, और दूसरी बात करें तो फर्रुखसिंह के द्वारा फरमान दिया गया था कि बंगाल की फरमान दिया कि आप 3000 वार्षिक रुपया दो और व्यापार करो, और उसके बाद फर्रुखसिंह ने क्या किया, बंगाल के फिर बाद सूरत को दे दिया 10,000 वार्षिक पे, और फिर उसने क्या किया कि बम्बई तीसरा वैवाहिक संबंध की बात करें तो चार्ल्स द्वितीय ने कैथरीन से शादी किया। जब शादी कर लिया, ब्रिटिश कंपनी भारत में स्थिति और मजबूत और सुदृढ़ हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगल शासकों से मतलब क्या संघर्ष हुआ था वो देखेंगे। तो जैसे कि ब्रिटिश कंपनी को भारत में विशेष अवसर व्यापार करने के लिए मिल रहे थे और उनकी स्थिति भारत में मजबूती होती जा रही थी, इसीलिए भारत के राजनीतिक मुद्दों और मुगल शासकों के कार्यों में हस्तक्षेप मतलब करने लगे थे। किस लिए? क्योंकि व्यापार करने के लिए उनकी मजबूती और होती जा रहे थे। अच्छा, होते जा रहा था तो ब्रिटेन वाले लोगों ने क्या किया, हस्तक्षेप करना कर दिया मुगल के शासक में, जिससे दोनों में संघर्ष होना शुरू हो गया था। तो ब्रिटिश कंपनी भारत में बम्बई आदि क्षेत्रों अर्थात भारत के पश्चिमी तटियों में मुगलों के जहाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करने लग गए थे। कौन? ब्रिटेन के लोगों ने। और इसके साथ बंगाल में हुगली नदी के क्षेत्रों में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगे थे। प्रभुत्व के मतलब बोले तो मतलब अपनी कोई रोक टोक वाले सिस्टम मतलब बढ़ाने लगे थे। जिस समय ब्रिटिश कंपनी यह सब कार्य कर रही थी, उस समय औरंगजेब मुगल शासक था। जिस समय बम्बई के क्षेत्र में रुकावट कर रहा था, लूटपाट कर रहा था, उस समय कौन शासक था? औरंगजेब। इन्हीं सभी कारणों की वजह से मुगल शासक औरंगजेब और ब्रिटिश कंपनी के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है और 1668 में औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के बीच युद्ध की स्थिति बन जाती है और इसमें औरंगजेब को विजय प्राप्त होती है। ब्रिटिश कंपनी के इस हार के बाद मुगलों और अंग्रेजों के बीच संधि होती है और ब्रिटिश कंपनी को इसके बदले में मुगलों को जुर्माना भरना पड़ता है। किसको? जो हारेगा उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तब
कहीं ब्रिटिश कंपनी भारत में पुनः व्यापार करने की स्थिति में वापस आती है, नहीं तो भारत में ब्रिटिश कंपनियों का व्यापार करने के लिए बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े कुछ बिंदु देखेंगे, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव धीरे धीरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ने लगा था और कई बार विशेष फरमान और विशेष अवसर ब्रिटिश कंपनी को मिल गए थे। इस कारण कई ऐसे क्षेत्र थे जहां ब्रिटिश कंपनी का प्रभुत्व और वर्चस्व बढ़ गया था फरमान और अवसर के कारण। दक्षिण भारत के मद्रास क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। बम्बई क्षेत्र तो पहले से ही ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश कंपनियों को व्यापार के लिए दे दिया गया था और बंगाल क्षेत्र भी विशेष फरमान द्वारा ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया था। इन 3 क्षेत्रों में ब्रिटिश कंपनी ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बना दी थी, जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तीनों क्षेत्र में अपनी प्रेसिडेंसी बना दी थी। अंग्रेजों की इन प्रेसिडेंसी में कलकत्ता प्रेसिडेंसी सबसे प्रथम प्रेसिडेंसी थी और इसी प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष अंग्रेजों ने आयर को बनाया। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष कौन था? आयर। कौन था? आयर। इन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने कुछ किलों का भी निर्माण करवाया था। वो किले कुछ इस प्रकार हैं। जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज, यह किला अंग्रेजों ने मद्रास में बनाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट विलियम, यह अंग्रेजों ने कलकत्ता में बनाया था। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जिसने भारत में इतना ज़्यादा अपना प्रभुत्व बढ़ाया था। इतनी सारी यूरोपियन कंपनी में सबसे ज़्यादा अगर प्रभुत्व, सबसे ज़्यादा अगर मजबूत अगर कोई बढ़ाया था तो वह था ब्रिटिश कंपनी। अब हम दोस्तों फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर जाना था कि फ्रांसीसी कंपनी की भारत में स्थापना 1664 में हुई थी। उस समय फ्रांस राजतंत्र में चल रहा था जिस समय उसकी कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय फ्रांस के जो राजा थे लुई 14वें थे। लुई 14वें। इसके साथ हमने यह भी ऊपर जाना था कि 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके 1 वर्ष के बाद ही 1669 में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना मुसल्लीपट्टनम में किया था। किसने? फ्रांसीसियों ने। कब? 1669 में। फ्रांसीसियों ने भी पुर्तगालियों और अंग्रेजों की तरह भारत में अपना कार्य का विस्तार किया और भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा करने का कार्य भी शुरू कर दिया था। इसी क्रम में उन्होंने 1673 में पांडिचेरी क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। किसने? 1673 में किसने कब्जा किया था? तो फ्रांसीसियों ने। और भारत की आज़ादी तक यह क्षेत्र फ्रांसीसियों के कब्जे में था। पांडिचेरी किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के। और भारत की आज़ादी के बाद 1954 में यह क्षेत्र भारत ने फ्रांसीसियों से वापस ले लिया था। इसके अगले ही वर्ष 1674 में फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत के चंद्रनगर क्षेत्र को भी अपने कब्जों में कर लिया था और इसके साथ साथ फ्रांसीसियों द्वारा
माही और कारिकल नामक दो क्षेत्रों को भी अपने क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। तो एक चंद्रनगर क्षेत्र और दूसरा माही और कारिकल नामक दो क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। पांडिचेरी क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई नामक किला बनाया था। कहाँ? पांडिचेरी में। कहाँ? पांडिचेरी में। तो लुई नामक किला कहाँ बनाया था? तो पांडिचेरी में। फ्रांसीसियों ने भी अंग्रेजों की तरह भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया और भारत के राजनीतिक और आंतरिक मामलों में भी क्या करता है? हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। इसी क्रम में अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों का संघर्ष हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे यूरोपीय आते ही जाता है और आने के बाद अपनी अपनी कंपनी और उसकी प्रभुत्व को बढ़ाता है, तो आपस में क्या हो जाता है? संघर्ष शुरू होने लगता है। और यह संघर्ष इतना बढ़ गया था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हो गया। इन 3 युद्ध को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ये तीनों युद्ध इन तीनों युद्ध को अलग अलग परिस्थितियों में हुए थे और इनके परिणाम भी अलग अलग हुए थे, मतलब अलग अलग कंडीशन में तीनों युद्ध हुए थे। और क्या क्या हुआ था वो देखेंगे। कुछ छोटी कंपनियों का भारत में आगमन होती है, और कुछ छोटी कंपनियों को भारत में व्यापार की दृष्टि से आई थी। जैसे 1616 में डेनमार्क देश की जो डेनिश कंपनी भारत में व्यापार की दृष्टि से आई थी, और उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना तमिलनाडु के तंजौर के क्षेत्र में किया था। किसने? डेनिश ने। 1731 में क्या होती है कि भारत में स्वीडिश आती, छोटी कंपनी थी, स्वीडिश कंपनी भी व्यापार की दृष्टि से आती है, और यह भारत में आने वाली सबसे आखिरी यूरोपीय कंपनी थी 1731 में। परंतु इन्होंने भारत से ज़्यादा चीन के साथ व्यापार करा था। कहाँ से? चीन से। तो दोस्तों आशा करते होंगे कि आप यूरोपीय कंपनियों को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आप इसी कंटेंट अगर आपको चाहिए इस तरह से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो 6207482291 पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों तो इस नंबर पे SMS करें।